नमस्कार, स्वागत है आप सभी का किसान तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, बंगाल की खाड़ी पर दूसरा तूफान बन गया है। हालांकि पहले तूफान से भारत को कोई प्रभाव नहीं पड़ा है भारत के ऊपर, सिवाय अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के, जहां पर कुछ समय के लिए बादल बढ़े थे और ऊंची लहरें उठी थी समुद्र में और बरसात हुई थी। उसके अलावा भारत का जो मेन लैंड है, इस पर कोई प्रभाव, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। वजह अलग अलग है इस समय, या कहें कि पिछले दिनों से जो मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन है, एटमॉस्फेरिक वेव, वो लगातार फेज 6 में एम्पलीट्यूड 1 पर बनी हुई है, जिसके कारण यहां पर साइक्लोन या साइक्लोनिक सिस्टम बनने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। और इसी वजह से एक नया सिस्टम यहां पर बना श्रीलंका के तटों के पास, म्यांमार, जो गल्फ ऑफ मन्नार है यहां पर, और इस सिस्टम के भी तूफान बनने की आशंका थी, तो तूफान बन भी गया है और इसका नाम है दितवा। इसका नाम यमन ने दिया है। और आपको ध्यान होगा, पिछला जो तूफान था सेन्यार, जो इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच मलक्का स्ट्रेट में डेवलप हुआ था, पहले उम्मीद थी कि ये मध्य बंगाल की खाड़ी पर आकर बनेगा, लेकिन ये पीछे ही यहीं पर उसको इतनी ज़्यादा एनर्जी मिल गई कि यहीं पर साइक्लोनिक इंटेंसिटी में पहुंचा, साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में, और ये सिस्टम साइक्लोन बनने के बाद इसी जगह पर घूमता रहा। सेन्यार नाम था इसका, जो यूएई, संयुक्त अरब अमीरात ने दिया था। तो ये जो तूफान था सेन्यार, यहीं पर घूमता रहा, इंडोनेशिया मलेशिया को प्रभावित किया। और अब ये तूफान क्योंकि तटों के पास है, और इसके संभावना यह है कि 30 नवंबर के आसपास, ये 30 नवंबर के मध्य रात्रि के आसपास ये भारत के तटों पर टकराएगा। भारत के तटों को प्रभावित तो करना इसने शुरू कर दिया है। तमिलनाडु का साउथ कोस्टल एरिया प्रभावित हो रहा था, धीरे धीरे अब नॉर्थ कोस्टल पर प्रभाव पड़ेगा, यानी उत्तरी तटों पर, और साथ में पुदुचेरी और साउथ कोस्टल एपी, आंध्र प्रदेश, और इन्हीं दोनों राज्यों के मध्य से ये लैंडफॉल कर सकता है 30 नवंबर के आसपास। लेकिन लैंडफॉल करने से पहले, यानी तट से टकराने से पहले, ये तूफान कमजोर हो जाएगा। अब यहां पर क्योंकि इंटेंसिटी इसकी जो साइक्लोन की है वो इससे ज्यादा नहीं होगी, क्योंकि ये जमीनी भागों के करीब है, इसे दोनों तरफ से एनर्जी नहीं मिल रही है, इधर से मिल रही है, नीचे से मिल रही है, लेकिन इस साइड यहां पर जो लैंड एरिया है, लैंड एरिया के पास आने के बाद कोई भी सिस्टम बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं बनता, यानी सीवियर साइक्लोन, भीषण चक्रवात या अति भीषण चक्रवाती तूफान में इसके बदलने की आशंका, संभावना कम से कम है। तमिलनाडु के तमाम जिलों को ये बीते कुछ घंटों से, बीते 48 घंटों से कह सकते हैं, बारिश दे रहा है तेज, और आने वाले 24 से 48 घंटों तक इसका प्रभाव तमिलनाडु पर रहेगा, और उसके बाद धीरे धीरे आंध्र प्रदेश पर पहुंचेगा। कर्नाटक, तेलंगाना भी प्रभावित होंगे, और कुछ बादल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा तक। वैसे तो इसके प्रभाव से बादल गुजरात तक बनेंगे, मध्य प्रदेश में भोपाल और जबलपुर तथा रीवा और सिंगरौली तक बनेंगे, उत्तर प्रदेश में झांसी और आगरा तक हो सकता है इसके प्रभाव से बादल दिखाई पड़े, बहराइच, गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, देवरिया, कुशीनगर तक बादल बने, और बिहार में पटना तक इसके प्रभाव से बादलों के बनने की संभावना यहां पर अब से दिखाई दे रही है। आज से ही आपको एक हल्की लेयर यहां पर पूरी नजर आएगी, जो हाई क्लाउड होंगे। हाई क्लाउड प्रायः बारिश नहीं देते हैं। लो क्लाउड जो नीचे बनते हैं, जिनकी ऊंचाई कम होती है धरती की सतह से, उनसे बारिश की संभावनाएं अपेक्षाकृत ज्यादा रहती हैं, जो हाई बनते हैं, ऊपर बनते हैं, उनकी तुलना में। और ये सिस्टम जब यहां पर अंदर प्रवेश करेगा, जब टकराएगा, क्या तब भी बारिश होने की संभावना या आशंका नहीं है, इसकी भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ट्रैक दिखाता हूं, इसका ट्रैक क्या रहने वाला है, क्या संभावनाएं है। तो अभी इसका जो प्रभाव है 29 नवंबर को, ये लगभग यहां पर आप देखिए मध्य रात्रि के बाद, और यहां पर ये श्रीलंका को पार कर चुका है, और यहां तमिलनाडु के तटों से थोड़ी दूरी पर है। इसकी दूरी लगभग 150 से 200 किलोमीटर के आसपास है यहां पर, और आगे बढ़ता रहेगा तटों से। और इस दौरान ये पंबन से लेकर के, पंबन के बाद तंजावुर, कडलूर और पुदुचेरी, उसके बाद चेन्नई और कराईकल, इन सभी भागों को प्रभावित करते हुए यहां पर आंध्र प्रदेश के तटों पर पहुंचेगा। तो तटों से स्पेसिफिकली इसको कहना कि टकराएगा, ये इस टर्म इसके लिए ठीक नहीं, क्योंकि ये टकराने से पहले ही कमजोर हो जा रहा है। आप देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म की इंटेंसिटी में भी ये तटों से दूर है, लेकिन प्रभाव तो इसका है। और उसके बाद 30 नवंबर को लगभग मध्य रात्रि के पहले यहां पर ये डिप्रेशन में तब्दील हो जाएगा, डीप डिप्रेशन में, उसके बाद डिप्रेशन में। तो प्रभाव इसका कई राज्यों पर रहने वाला है, लेकिन उत्तर के, यानी जो दक्षिण भारत से उत्तर के राज्य हैं, जिसमें मध्य भारत है, और उसके बाद पूर्वी राज्य या उत्तर भारत, तो यहां पर इसका प्रत्यक्ष प्रभाव फिलहाल नहीं दिखने वाला है। लेकिन इसके प्रभाव से
अगले कुछ दिनों के दौरान दक्षिण भारत के जो राज्य हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बनी रही, क्योंकि आप जानते हैं दक्षिण भारत में इस समय नॉर्थ ईस्ट मानसून का सीजन चल रहा है। उत्तर पूर्वी मानसून का सीजन 20 अक्टूबर से लेकर 31 दिसंबर के बीच में दक्षिण भारत के राज्यों पर होता है, जिसमें सबसे ज्यादा बरसात अगर कहीं होती है तो होती है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में मेन मानसून जो जून से सितंबर के बीच में आता है, इस दौरान बारिश राजस्थान से भी कम होती है। ये एक सरप्राइजिंग फैक्ट है। आप जानते होंगे, अगर आप मौसम को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ ये रेन शेडो एरिया माना जाता है और दक्षिण पश्चिमी मानसून होता है, वो इधर से हवा आती है, तो यहाँ पर रेन शेडो होने के कारण इस साइड बारिश बहुत कम होती है। केरल में होती है, कर्नाटक में होती है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में होती है, लेकिन तमिलनाडु में कम होती है। और इस मानसून से, जो अभी ऑनगोइंग मानसून है वर्तमान समय में, इसके प्रभाव से साउथ पेनिनसुलर रीजन पर आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरल और कर्नाटक के कुछ भागों पर बरसात लगातार जारी रहती है। धीरे धीरे सिस्टम जब आगे बढ़ेगा तो छत्तीसगढ़ और ओडिशा के कुछ दक्षिणी क्षेत्रों पर, जगदलपुर और साथ में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा तथा आसपास के इलाकों में और कुछ भवानीपट्टा समेत भुवनेश्वर तक बादल, और इधर रायपुर तक भी बादल पहुंचेंगे। बादल तो वैसे कई जगहों पर हैं, लेकिन बरसने वाले बादल रायपुर और भुवनेश्वर तक पहुंच सकते हैं। इधर सोलापुर, कोल्हापुर और आसपास के दक्षिणी महाराष्ट्र के रीजन पर 30 नवंबर और 1-2 दिसंबर को पहुंच सकते हैं। तो ये साउथ महाराष्ट्र के रीजन, नांदेड़, लातूर, सोलापुर, कोल्हापुर, सिंधुदुर्ग और गोवा, यहां पर हो सकता है कि लाइट रेन हो जाए। लाइट रेन साउथ छत्तीसगढ़, साउथ ओडिशा में संभावित रहेगी। शेष महाराष्ट्र में अकोला, जलगांव, नासिक, नंदुरबार, धुले, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद समेत गुजरात का पूरा रीजन, मध्य प्रदेश के पूरे क्षेत्र और साथ में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा के उत्तरी रीजन, छत्तीसगढ़ के उत्तरी जिले और उत्तर प्रदेश का पूरा रीजन, मध्य प्रदेश के साथ साथ राजस्थान के हिस्से और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, इन सभी भागों में फिलहाल क्लियर और ड्राई वेदर ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में भी अभी बहुत एक्टिव वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन आपको बता दूं कि अब इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं लगभग 12 दिसंबर तक के मौसम की। तो आपको बता दूं कि 3 और 4 दिसंबर से एक WD उत्तर भारत के पहाड़ों की तरफ पहुंच रहा है, तो उसके चलते पहाड़ों पर हिमपात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। थोड़ी बहुत हिमपात 12 दिसंबर के बीच में, एक तो 4, 5, 6 में, और उसके बाद दूसरा जो सिस्टम रहेगा वो लगभग 8, 9, 10 में हो सकता है कि कुछ प्रभाव पहाड़ों पर दिखाए। और इसके चलते गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर मुजफ्फराबाद और लद्दाख, उसके बाद मनाली समेत उत्तरी जो हिमाचल के रीजन है, उत्तराखंड की कुछ हायर रीचेस हैं, यहां पर थोड़ी बहुत गतिविधियां हो सकती हैं। इस सिस्टम के कारण थोड़ी सी फीडिंग मॉइस्चर की यहां पर रहेगी। WD को अगर सपोर्ट मिलता साइक्लोनिक सर्कुलेशन का, जो बनते हैं आमतौर पर राजस्थान, मध्य पाकिस्तान के ऊपर, तो उसके चलते मैदानी भागों में भी मौसम बदलता है। लेकिन ऐसा अनुमान बहुत कम है कि बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बारिश की स्थिति की अगर हम बात करें, तो बारिश पूरे भारत में पोस्ट मानसून में 1 अक्टूबर से लेकर अभी तक, यानी 28-29 नवंबर तक जो बारिश रिकॉर्ड की गई है, वो सामान्य से 24% ज़्यादा है, जो 50 से भी ऊपर पहुंच गई थी। लेकिन पिछले दिनों में, नवंबर के महीने में, भारत के अधिकांश भागों पर बरसात नहीं हुई है, पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं हुई है। लेकिन आप देखें तो ज़्यादातर जिले, मेजॉरिटी में आप देखिए, जो नीला रंग आपको दिखाई दे रहा है, चाहे लाइट ब्लू हो या डार्क ब्लू हो, दोनों क्षेत्र, दोनों रंग ऐसे क्षेत्रों को दर्शा रहे हैं जहां पर सामान्य से ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है। इसमें उत्तर प्रदेश के जिले शामिल हैं जहां पर ज़्यादा बरसात हुई है, बिहार के शामिल हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्र, गुजरात का पूरा हिस्सा, राजस्थान के अधिकांश जिले, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ और साथ में जम्मू कश्मीर से हिमाचल तथा उत्तराखंड के अधिकांश भागों पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। इधर लद्दाख में बारिश में कमी है और मध्य भारत में महाराष्ट्र में ज्यादातर मेजॉरिटी में कमी है बारिश में। साउथ पेनिनसुलर रीजन पर भी बारिश में कमी है। तमिलनाडु में भी नॉर्थ ईस्ट मानसून अभी तक बहुत अच्छा नहीं रहा है, टुकड़ों में ज्यादा बरसात हुई, यानी कुछ दिनों में बहुत तेज बारिश और ज्यादा दिनों में ड्राई वेदर। ये स्थिति रही है तमिलनाडु में भी और केरल में भी अधिकांश जगहों पर। पूर्वोत्तर भारत में सबसे ज्यादा डेफिशिएंसी है अगर देखा जाए तो जिलों के हिसाब से। यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश एक अच्छी बरसात वाला क्षेत्र है, मेघालय है, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी जगहों पर जब मानसून वापस लौट जाता है तो बरसात अच्छी होती है, उसके बाद भी होती रहती है। और साथ में जब WD आते हैं तो उन WD का प्रभाव यहाँ पर रिमेनेंट इम्पैक्ट जो है वो हमें सिक्किम में, यहाँ पर उप हिमालय पश्चिम बंगाल में जो सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग का रीजन है यहाँ पर, और अरुणाचल के ऊंचे पहाड़ों पर दिखाई पड़ता है जहाँ पर बर्फ गिरती है। लेकिन अभी तक यहाँ पर बर्फबारी नहीं हुई है। अरुणाचल में थोड़ी बहुत हुई थी नवंबर की शुरुआत में, वो
अभी उसके बाद से कोई बर्फ यहाँ पर नहीं पड़ी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक बार टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का जो ट्रेंड है भारत के तमाम राज्यों में, तमाम क्षेत्रों में, वो सामान्य से काफ़ी नीचे पहुँच गया है और सर्दी सामान्य से काफ़ी पहले ही पड़ रही है। अगर किसी को लग रहा है कि सर्दी इस बार डिले है तो ऐसा मुझे लगता है कि शायद आप आंकड़ों को नहीं देख पा रहे हैं। आंकड़े मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, जहाँ पर पिछले 24 घंटों में मिनिमम टेम्परेचर 4.5 डिग्री शून्य से नीचे रहा, जो सामान्य से 4 डिग्री कम है, यानी कि शून्य के आसपास तापमान यहाँ रहना चाहिए और रहा 4.5, और यही ट्रेंड आने वाले समय में -5 जाने वाला है। अब देखिए 29 नवंबर और 30 नवंबर को 4 डिग्री माइनस और उसके बाद -2, तो इस तरह से टेम्परेचर में काफ़ी गिरावट बनी हुई है और बनी रहेगी। उसकी वजह क्या है ये भी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, पोलर वोर्टेक्स का जिक्र किया था, उसके बारे में बात करेंगे। रीवा में आप देखिए, रीवा में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जहां पर सामान्य से 3.4 डिग्री कम तापमान दर्ज किया गया और ये रहा 6.8, और आने वाले दिनों में भी यही ट्रेंड रहेगा, लेकिन कुछ बढ़ता हुआ यहाँ नजर आ रहा है 11-12, तो हो सकता है सामान्य की तरफ बढ़े जब बंगाल की खाड़ी की हवाएं ज़्यादा प्रभावी रहे, क्योंकि तूफान जब आता है तो कुछ समय तक उसके साथ आने वाली हवाएं अपने ताकत के साथ, अपनी क्षमता के साथ बनी रहती हैं। अगर वो हवाएं रीवा समेत मध्य प्रदेश के पूर्वी भागों पर बनी रहेंगी तो उत्तर से जाने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव कम रहेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा। अंबिकापुर छत्तीसगढ़ का उत्तरी जिला, जहां पर -4 डिग्री सेल्सियस 6.9 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है और इसी ट्रेंड में ये रहने वाला है, लेकिन यहां पर भी थोड़ा सा फेरबदल हो सकता है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि सर्दी बनी रहेगी। कानपुर में अच्छी सर्दी पड़ रही है, 3.2 डिग्री पारा नीचे रहा, 7.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया यहां पर, और हिसार में हरियाणा में 2 डिग्री सेल्सियस कम 7.9 रिकॉर्ड किया गया। आने वाले समय में, यानी अब जो दिसंबर का पहला पखवाड़ा है 15 दिन, इस दौरान उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, वेस्ट यूपी और साथ में राजस्थान के कई जिलों पर तापमान में और गिरावट होने की आशंका है। अगर 2 WD जो संभावित है अगर आ गए तो इन WD के निकलने के बाद जब पहाड़ों से होकर ठंडी हवाएं आएंगी तो उनका प्रभाव और बढ़ेगा, यानी गलन बढ़ेगी, टेम्परेचर और नीचे जाएगा, बिलो नॉर्मल टेम्परेचर रहेगा, सर्दी सताएगी। इसलिए तैयारी आपको रखनी है। खेती का देखभाल करते हुए, मवेशियों का देखभाल करते हुए आपको अपना भी ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी सामान्य से ज़्यादा पड़ रही है, जो कहीं ना कहीं ह्यूमन बॉडी को जो तैयार नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे यहाँ धीरे धीरे बढ़ता है, ग्रेजुअली। अचानक इतना तेज़ी से गिरता है, अचानक तेजी से गिरना, अचानक तेजी से टेम्परेचर का बढ़ना, दोनों स्थितियां ठीक नहीं है। तो अपना ध्यान रखिए और मौसम अपडेट के लिए, तमाम खेती से जुड़े अपडेट के लिए लगातार यहां पर बने रहिए और मुझे फॉलो करते रहिए। जानकारियां ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।